हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं मोल कॉन्सेप्ट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हमारा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, है ना, एटॉमिक मास, है ना, और कुछ चीज़ें थी जो हमने बेसिकली वहाँ पे की थी। वहाँ पर हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था, जैसे अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मास फाइंड करना हो, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में वाटर का लिया था, है ना, तो वहाँ पर हमने देखा था AMU कब यूज होता है, हमने देखा था U कब यूज होता है, और हमने देखा था ग्राम कब यूज होता है। ठीक है, तो फिर से वैसे ही मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर मैं लूँ तो एग्जांपल में हमारा क्या आ जाएगा। एग्जांपल में जैसे मैंने ले लिया कि हमारे पास एक कंपाउंड है NaOH। ठीक है, क्या है, एक मॉलिक्यूल है NaOH मॉलिक्यूल। इसका हमको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना। पहला क्या करना, फर्स्ट हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। सेकंड हमको इसका फाइंड करना है मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होगा। ठीक है, एंड देन थर्ड अगर हम देखें, ठीक है, तो इसका एक एटॉमिक मास वगैरह भी होता है जो एटम्स के इंडिविजुअल एटम्स है। या हम थर्ड देखें तो इसका एटॉमिसिटी कितना है, एटॉमिसिटी कितना है। ठीक है, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये सिखाया था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं। एटॉमिसिटी का हमने डिस्कशन नहीं किया था, है ना, या हो सकता है मैंने किया हो, लेकिन इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक लेक्चर में मैं यहाँ पे एटॉमिसिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एटॉमिक मास के एडिशन से होता है। तो यहाँ पर देखो कितने एटम हैं, है ना। सबसे पहले देखो एटॉमिसिटी को मैं डिफाइन करता हूँ। एटॉमिसिटी क्या होता है ना। एटॉमिसिटी होता है द टोटल नंबर ऑफ एटम, है ना, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, है ना, the total number of atom present in a molecule, है ना, is known as atomicity of that compound और मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे NaOH लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिया है, NaOH लिया है, तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा। देखो इसके पास कितने एटम हैं, एक सोडियम के एटम है, एक ऑक्सीजन के एटम है, एक हाइड्रोजन के एटम है। तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह अगर आप लोगे Al2SO3 का SO4 का होल ट्राइस, ठीक है, तो इसमें इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू एलुमिनियम है, मीन्स एलुमिनियम के 2 एटम हैं। देन प्लस यहाँ पर देखो ये जो सल्फ़र है SO4, है ना, सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन से क्या है, 3 मल्टीप्लाई है। मतलब यहाँ पे SO4 के साथ 3 मल्टीप्लाई है। मतलब क्या है, यहाँ पे S इंटू 3 प्लस O पहले से क्या था, 4 से मल्टीप्लाई था, देन ये 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, S इंटू 3 प्लस O इंटू 12, है ना, इस तरह से होगा। तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, S इंटू 3 प्लस O इंटू 12। ठीक है, तो हम किसकी बात करें, हम एटॉमिसिटी की बात करें। तो एटॉमिसिटी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 2 इंटू एलुमिनियम, मतलब 2 आइटम किसके हैं, एलुमिनियम के हैं 2 आइटम, सल्फ़र के 3 आइटम, है ना, और ऑक्सीजन के 12 आइटम। तो टोटल कितने हो गए, 2 8 प्लस 3 5 5 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 17। तो टोटल एटॉमिसिटी ऑफ एलुमिनियम सल्फेट आयन का कितना हो जाएगा, है ना, एलुमिनियम सल्फेट का कितना हो जाएगा, 17 एटॉमिसिटी हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता था उसमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाता था, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मैंने निकालना सिखाया था। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कैसे निकलेगा, जैसे NaOH है ना, तो NaOH का एटॉमिसिटी 3 है, किससे मिलकर बना है, एक Na का
प्लस एक ऑक्सीजन का प्लस एक हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप चेक करो तो सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा आप देखोगे तो इसका 40 हो जाएगा, है ना। टोटल इसका वेट कितना हो गया 40, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 40। अब इस 40 को आप AMU भी लिख सकते हो या 40U भी लिख सकते हो, है ना। 40 AMU मतलब क्या होता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, 40U का मतलब क्या होता है 40 मीन्स यूनिफाइड मास, ठीक है। अब इसका एक होता है मोलर मास। मोलर मास में हमने देखा था कि इसका जो AMU और AMU आपस में कट जा रहे थे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा था, मॉलिक्यूलर मास हमारा हो रहा था 40 ग्राम पर मोल, है ना। यही है ना हमारा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये क्या हमारा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये हमने ये सब चीज़ें प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, है ना। इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इस क्लास में हम लोग प्रॉपर मोल को समझेंगे कि मोल क्या होता है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं मोल को कि मोल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोल क्या होता है, ठीक है। तो देखो मोल एक मोल जो है ये बहुत ही आसान सा वर्ड है मोल, ठीक है। मोल इसको सबसे पहले समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। जैसे देखो नॉर्मल जब हम लोग किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जब हम मार्केट में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल सब्जी मंडी में चले गए, ठीक है। आप वहाँ पर देखोगे बहुत तरह तरह की चीज़ें बिकती रहती है। जैसे वहाँ पे बनानास बिकते रहते हैं, पोटैटो बिकते रहते हैं, है ना, ओनियंस वगैरह बिकते रहते हैं, फ्रूट्स भी बिकते रहते हैं ना। तो वहाँ पर सब कुछ का बिकने का एक अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे बनाना को अगर देखोगे कि डजन के हिसाब से बिकता है ना। देखिए मैं समझाता हूँ। आप जब बनाना ले तो पहला अगर आप बनाना लोगे, है ना, बनाना, तो बनाना क्या होता है डजन से बिकता है। क्या होता है डजन के हिसाब से बिकता है ना। तो एक डजन में कितना होता है 12 पीसेस ऑफ बनाना होती है ना। 12 पीसेस ऑफ बनाना होगा, ठीक है। अगर आप दूसरा पोटैटो लोगे, है ना, अगर आप पोटैटो लेते हो तो पोटैटो में क्या होता है ये केजी के बेसिस पे बिकते हैं ना, केजी के बेसिस पे बिकते हैं। तो हर एक चीज़ को बेचने का, अब अगर कोई लिक्विड ले लो, है ना, कोई भी लिक्विड ले लो, जैसे ऑयल वगैरह ले लो या मिल्क ले लो, है ना। तो मिल्क वगैरह क्या होती है कि ये लीटर के बेसिस पे बिकती है ना, लीटर के बेसिस पे ये बेची जाती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हर एक चीज़ को अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं उसका सेलिंग करते हैं या उसका आइडेंटिफिकेशन, एक उसका अलग तरह का कोड हम लोगों ने जनरेट किया है। जैसे जब बनाना बेचा जाता है तो डजन का मतलब उसके पीसेस के बेसिस पे बेचते हैं। जब पोटैटो मीन्स आलू को जब बेचा जाता है तो उसको केजी के बेसिस पे बेचा जाता है। जैसे एप्पल हो गए वो भी केजी के बेसिस पे बिकते हैं, है ना। या जैसे देखो थर्ड हमने लिया ऑयल या मिल्क, ये क्या होता है लीटर के बेसिस पे बिकते हैं ना। तो हर एक चीज़ का सोचो जब स्टार्टिंग किया गया होगा तो क्या हर एक चीज़ का अलग अलग हम लोगों ने करेक्टराइज किया होगा? नहीं, ये किसी ने बोल दिया कि हम इसको मैं पीसेस के बेसिस पे बेचूंगा तो वो पीसेस के बेसिस पे बिक रहा है ना। अब अगर यहाँ पोटैटो को किसी ने बोल दिया केजीज के बेसिस पे बेचूंगा तो वो केजीज के बेसिस पे बिक रहा है ना। अब ऑयल और मिल्क हो गए तो ऑयल और मिल्क क्या होता है, ऑयल और मिल्क को यहाँ पे क्या होता है किसी ने बोल दिया होगा लीटर के बेसिस पे बिकेगा। अब ये जो लीटर, केजी और डजन हो गया इसको 12 पीस ही क्यों बोला गया? 8 पीस, 6 पीस या 9 पीस भी बोला जाता था, 12 पीस ही क्यों बोला गया? तो जो सबसे पहले जो इनिशिएट किया होगा कि हाँ उसने 12 पीस को 1 डजन बोला होगा तो एक क्या रख दिया, एक इसका वैल्यू रख दिया कि हाँ ये 12 पीस को ही 1 डजन बोला जाएगा। तो तब से हम लोगों ने अभी तक इसको फॉलो करते रहे कि हाँ 12 पीस को 1 डजन बोला जाएगा, ठीक है। केजी का मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था कि पैटर्न क्या होता है। जैसे एक रॉड ले लिया, उसको बोल दिया मैंने कि हाँ इसको मैं इस यूनिट को मैं 1 केजी मानूंगा, तो वैसे ये 1 केजी चलने लगा। 1 लीटर का क्या होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब कोई कंटेनर होगा, मान लो इतना बड़ा वो कंटेनर होगा, इसमें जितना लिक्विड आ सकेगा उसको क्या बोला जाएगा 1 लीटर बोला गया होगा। तो इस तरह से क्या होगा हर एक मेजरमेंट पहली बार स्टार्टिंग किया गया होगा, है ना। जब लाइफ में पहली बार किसी चीज़ को यूज किया गया होगा तब उन सब चीज़ों को एक क्या रखा गया होगा, वैल्यू रखा गया होगा कि हाँ इतना पीस है तो इसको डजन बोलेंगे, इतना भार है इसका तो हम इसको इतना केजी बोलेंगे, अगर ये इतना अमाउंट में है तो इसको हम क्या बोलेंगे लीटर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कैटेगराइज करके हम सारी चीज़ों को अलग अलग करके हम लोग सेलिंग करते हैं या कैटेगराइज किया करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे डजन, केजी, लीटर क्या है, एक यूनिट है। यूनिट है किसका, मैटर का।
उसी तरह बिल्कुल मोल भी क्या है, एक यूनिट है, इसको भी कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह। देखो अब जब इतने सारे यूनिट्स हैं, जैसे केजी है, लीटर है, डजन है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ के एक नया यूनिट मोल बनाने का क्या रीज़न है? रीज़न क्या है कि जैसे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एटम्स की, है ना। एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है 9th क्लास में, हम लोग यही जानते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मेजर करने के लिए हम केजी का यूज नहीं कर सकते, ना ही लीटर का यूज कर सकते हैं, ना ही डजन का यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो इतने स्मॉल अमाउंट में होते हैं कि उनको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, इवन उससे भी नहीं देखा जाता, हाई लेवल का माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मोल जो है, मोल से हम 3 चीज़ों को डिवाइड किया करते हैं ना, मोल से 3 चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जैसे देखो, एक तो इससे डिवाइड किया जाता है किसको, एटम्स को, ठीक है, एक एटम्स को देखा जाता है। दूसरा, इससे हम लोग मॉलिक्यूल का पता लगाते हैं कि मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन क्या है। तीसरा, इससे हम लोग आयंस का पता लगाते हैं, ठीक है। आपको एटम पता होगा क्या होता है, मॉलिक्यूल पता होगा क्या होता है, आयंस भी पता होगा क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सोडियम, है ना, जो सिंगल होते वो एटम्स होते, जैसे Na हो गया, सिंगल है, एटम है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ आयरन, Fe सिंगल है, एटम है ना। मैंने लिखा O सिंगल है, एटम है। मैंने लिखा N सिंगल है, एटम है। मैंने लिखा He सिंगल है, एटम है, ठीक है। अब अगर मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सेम टाइप एटम से मिलके बने होते हैं, एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं वो मॉलिक्यूल्स, जैसे O2, N2 और H2, ये सब क्या हो गया, सेम टाइप एटम से मिलके बने हुए मॉलिक्यूल से। एक होते हैं 2 डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ कंपाउंड, जिसको मॉलिक्यूल बोल, जैसे H2O हो गया, है ना, NH3 हो गया, एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब क्या होता है, 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। आयंस क्या होते हैं, किसी के ऊपर चार्ज आ जाना, है ना। चार्ज मतलब जैसे मैंने अब यहाँ पे Na+ लिख दिया, है ना, NH4+ आयन लिख दिया, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इसमें आयंस में आते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे निगेटिव भी आ सकता है ना, निगेटिव वाले भी आएंगे, O-2 भी आ सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो ये सब आ सकते हैं। अब हमको क्या करना है, मोल से कैसे इन लोग को रिलेट किया जाए, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जब हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि जब हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ एटम्स, तो 1 मोल ऑफ एटम में क्या क्या हो सकते हैं। 1 मोल एटम में हम लोग को यहाँ लिखा जाता है कि 6.022 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कितना होते हैं, 6.022 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर 1 मोल ऑफ एटम ही लिखे तो इससे एक चीज़ और डेटा मिलता है कि एटॉमिक मास के ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है। किसी भी एटम के एटॉमिक मास के बराबर क्या होगा, 1 मोल ऑफ एटम्स। हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, वहाँ पे एटॉमिक मास भी आएगा, ठीक है। और इससे एक चीज़ और निकाला जाता है, वो क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, मतलब एटॉमिक मास हो गया। एक इसका होता है लीटर, जो हमने बोला था लीटर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एट STP या NTP, ठीक है, यहाँ क्या होता है 22.4 लीटर, है ना, गैस ये फिक्स होता है। जो भी मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में होंगे तो उनका क्या होगा, 22.4 लीटर ये गैस के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल या एटम जो भी हो 22.4 लीटर गैस में मिल जाएंगे, ठीक है। जनरली जो एटम्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना, इसलिए ये होता है। अब हम इसका एटम्स का, एटॉमिक मास का, STP NTP का, ये सब का डिस्कशन हम बाद में करेंगे आगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखें कि 1 मोल ऑफ, है ना, अगर हम लिखें 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल अगर हम लिखें तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे, 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, ठीक है।
और अगर मैं लिखूँ इसी में तो इसमें क्या आएगा, मोलर मास आ जाएगा, ठीक है, 1 मोल में मोलर मास आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एसटीपी या एनटीपी पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 22.4 लीटर इसका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का गैसेस में इसका 22.4 लीटर वैल्यू आएगा, ठीक है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। इसको जनरली नॉर्मली या तो कुछ लोग याद कर लेते हैं या फिर कुछ लोग समझते हैं। तो आइए मैं इसको डिटेल से समझाऊं कि कैसे हम इसको बिना याद किए हुए समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम इसको समझते हैं कि कैसे इसको बिना मेमोरी बेस के हम लोग दिमाग में कैसे इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि मोल क्या था, है ना। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे मोल कंसेप्ट, ठीक है। क्या समझ रहे हैं, मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल कंसेप्ट समझ रहे हैं। मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि मोल जो होता है उसके किन किन कंसेप्ट में यूज किया जाता है। मोल का यूज, जैसे केजी का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, एप्पल को सेल करने के लिए, पोटैटो को सेल करने के लिए, कोई बड़ी बड़ी चीज़ों में भी हम लोग क्या करते हैं, केजी का यूज किया करते हैं। उसी तरह हम मोल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, उन चीज़ को हम यहाँ पे मोल कंसेप्ट में सीखा करेंगे कि मोल का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है। कहाँ होता है, मॉलिक्यूलर मास में इसका हम लोग यूज किया करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास में सबसे पहले क्या होगा, हम इसका यूज किया करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं ना। तो अगर मॉलिक्यूलर मास में लिखे तो हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम मास, फ्रॉम मास। मास से हम लोग को क्या डेटा मिलेगा वो देख लो। तो मास से हम लोग को डेटा ये मिलता है कि मान लो कि m ग्राम है, कोई भी m ग्राम, मान लो मेटल है, नॉन मेटल है या गैसेस है, कुछ भी है, वो क्या है, m ग्राम है, ठीक है। m ग्राम है तो m ग्राम में क्या आता है, 1 मोल आता है। ये हम लोगों ने अभी देखा था, ये कि एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि m ग्राम में कितना होगा, 1 मोल होगा। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि 1 मोल बराबर कितना ml है, हम लोग को पहले से दिया ग्राम है कितना, है ना। तो अगर हम देखें कि 1 ग्राम बराबर कितना होगा, 1 ग्राम बराबर हमारा कितना होगा, 1/m मोल होगा, 1/1 मोल। देखो 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1/m मोल होगा, होगा ना। तो अगर हम लिखें कि W ग्राम, अगर हमारे पास W ग्राम हो तो इसका कितना होगा, 1/m इंटू W मोल हो जाएगा, होगा। तो इस चीज़ को हम और क्या लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास, जो 1 मोल बराबर क्या होता है, मोलर मास। और ये हमारा क्या हो गया, गिवन मास, है ना। तो मोल बराबर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मोल बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिखे इसको, गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। ये लिख सकते हैं ना, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, देख लीजिए आप, मोल बराबर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, ये हमारा बन गया ना, ठीक है। अब याद कैसे रखा जाए, ये चीज़ें क्या हो गई, थ्योरेटिकल हो गए। याद कैसे रखा जाए, तो एक साइड आप क्या रखो, 2 बॉक्स बना लो, सिंपल सा, क्या बना लिए, 2 बॉक्स बना लिए। एक साइड आप लिख दो मोल, है ना, एक साइड क्या लिख दो आप, मोल लिख दो, है ना। दूसरा साइड क्या लिखो, मास, दूसरा साइड क्या लिखो, मास, ठीक है। अब देखो आप, अगर आपके पास मास दिया है और आपको मोल में जाना है, ठीक है, अगर आपके पास मास दिया है, अगर आपको मोल में जाना है तो आप क्या करोगे, है ना। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, डिवाइड देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, वो ज़रा सोचो, है ना। तो अगर आपके पास मास दिया है और मोल में जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ, ठीक है। तो हमारा कितना मोल है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, बस इसके अकॉर्डिंगली, है ना, कि आपके पास दिया गया है कि 180 ग्राम ऑफ H2O, है ना, आपके पास कितना है, 180 ग्राम ऑफ H2O दिया गया है। इसमें निकालना क्या है, हाउ मेनी मोल हैव, हाउ मेनी मोल हैव, यहाँ पे कितना मोल होगा वो निकालना है ना। तो आपके पास मास दिया गया कितना, 180, मोल निकालना है तो क्या करना, मोलिकुलर मोलर मास से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसको निकालेंगे कैसे वो देखो। हम जानते हैं कि H2O का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम, है ना, 18 होता है। मास कितना दिया गया है, देखो मोल बराबर क्या लिखेंगे, ये हमारा चाहे गिवन मास या बोलो तो मास है सिर्फ 180 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मोलर मास 18, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 मोल, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 10 मोल आ जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या आ गया 10 मोल, क्लियर। तो इस तरह से हम इस तरह से क्वेश्चन को डील किया करेंगे। अगर आपके पास अगर मोल दिया गया है, मोल से अगर आपको मास में आना तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास से, क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। उसका एक छोटा सा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो क्या होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि हैव दिया रहेगा कि हैव दिया रहेगा 5 मोल ऑफ H2SO4, है ना, 5 मोल ऑफ H2SO4 आपको दिया गया है, देन मास ऑफ H2SO4 इज, तो 5 मोल के H2SO4 का मास कितना होगा। तो पहले ये देखो आपके पास मोल कितना दिया गया है 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू क्या करें, मोल इंटू मोलर मास, क्या कर रहे हैं मोल इंटू मोलर मास, तो क्या आएगा हमारा एक्चुअल मास आएगा, है ना, कितना मास निकालना वो। तो मोल हमारे पास कितना है, मोल है 5 और इसका मोलर मास कितना होता है 98, तो 98 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्स आ जाएगा 490 के अबाउट आपका आ जाएगा, है ना मास। तो ये आपका ग्राम में हो जाएगा, 490 ग्राम इसका एक्चुअल मास आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर आपका मास दिया रहे या मोल दिया रहे तो हम उसको इंटरचेंज या इंटर कन्वर्ज हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बस एग्जांपल के लिए हैं, है ना। और ये आपका कंसेप्ट क्या है कि मोल से हम लोग कैसे, मास से हम लोग मोल में कन्वर्ट होते हैं, और इसका ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे हम लोग बेसिकली याद करके रखा करते हैं, ठीक है, क्लियर ना, ठीक है। अब इसी में आगे देखो, ये तो हमारा क्या हो गया मास से, है ना। सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या देखेंगे, फ्रॉम नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स से हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब सेकंड मोल कंसेप्ट में क्या है, सेकंड चीज़ हमको देखनी है, ठीक है। सेकंड चीज़ हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सेकंड चीज़ हम फाइंड कहाँ से करेंगे, हम लोग करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल से, है ना। क्या करेंगे, मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या है 1 मोल है, ठीक है, क्या है 1 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके पास है, 1 पार्टिकल्स, नंबर ऑफ छोड़ दो, 1 पार्टिकल्स अगर आपके पास है, ठीक है, 1 पार्टिकल्स अगर आपके पास है तो कितना हो जाएगा 1/n मोल हो जाएगा ना, 1/n मोल हो जाएगा, क्लियर, ठीक है ना, 1/n मोल, ठीक है। तो हम लोग जानते क्या है कि सॉरी यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर बराबर ही होता है, ठीक है, अवोगाड्रो नंबर ले लो। अब अगर मैं बोलूँ कि आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया, क्या आ गया, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 1/na इंटू n हो जाएगा मोल, इतना मोल आएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला क्या ड्राइव होता है, मोल बराबर नीचे क्या हो जाएगा ऊपर क्या होगा, आप सोचो। वहाँ पर क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यहाँ पर क्या है, ये फिक्स है एवोगाड्रो नंबर, ये तो फिक्स है। इस Na को हम क्या कहते हैं, इस Na को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, है ना, एवोगाड्रो नंबर, ये फिक्स होता है, ये साइंटिफिकली फिक्स है कि एक एवोगाड्रो नंबर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब एटम होते हैं 6.022 10⁻23 एटम्स हुआ करते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल में यूज करो तो मॉलिक्यूल हुआ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर्स, ठीक है, इतना हो जाएगा।
अब हम इस चीज़ को क्या करें, उसी तरह से इंटरकन्वर्जिंग बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे आपका मोल है ना, यहाँ पे क्या लिख दो आप, मोल लिख दो, और यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर लिखो गिवन, मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स लिख दो, ठीक है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमने लिख दिया। अब अगर आपको मोल्स दिया है, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में जाना है, कैसे जाएंगे, इनटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से मोल्स में जाना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड क्या कर दोगे, एवोगाड्रो नंबर कर दोगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, कि आपके पास क्वेश्चन ये रहेगा कि 12.044 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, है ना, कितना है, 12.044 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम एटम, है ना, एटम्स ऑफ सोडियम। देन हाउ मेनी मोल्स हैव, यहाँ पे कितने मोल्स है सोडियम के, वो आपको निकालना है। तो मोल बराबर आप क्या करोगे, है ना, देखो अब आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिया तो मोल निकालने क्या करोगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइडेड बाय सोडियम एटम, है ना, मतलब एवोगाड्रो नंबर करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23 एटम्स। ये 23 से ये 23 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2 से, तो कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे, है ना। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, ठीक है, कि 10 मोल ऑफ H2O आपको दिया गया है, ठीक है, 10 मोल ऑफ H2O आपके पास है। तो इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकालना है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल कितने होंगे, ठीक है, इसमें कितना नंबर ऑफ़ पार्टिकल होगा वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आपको अब मोल दिया गया, नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले तो मोल कितना है 10 इंटू 6.022 10⁻23 हम लोग क्या कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया नंबर ऑफ़ एटम्स के बेसिस पे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। अब मॉलिक्यूलर मास और एवोगाड्रो नंबर को हम एक साथ मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। वो इंटरमिक्सिंग का क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है ना, ये हो गया। अब इंटरमिक्सिंग का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, फाइंड द मास ऑफ ग्राम, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ ZnS, ठीक है, फाइंड द मास ऑफ ZnS, ठीक है, फाइंड द मास ऑफ ZnS विच हैव 3 मोल ऑफ, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया, फाइंड द मास ऑफ 3 मोल ऑफ ZnS, ठीक है। आपको जिंक का एटॉमिक मास दिया रहेगा अप्रॉक्स 60, है ना, आपको ये फिक्स डेटा मैं दे रहा हूँ, कहीं पे ये दिया नहीं है, मैं इसको 60 ले रहा हूँ, है ना, या आप इसको 65 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 65 ले लो। एस का कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो 3 मोल ऑफ ZnS का क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक है ना। तो पहला मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, मोल दिया गया है इनटू मोलर मास अगर आप कर दो तो गिवन मास आ जाएगा। तो मोलर मास कितना आएगा ZnS का 65 + 32, है ना, तो आपका कितना आएगा 107 आ जाएगा। तो 3 × 107 आप जब करोगे तो 1 और कितना हो जाएगा 2, है ना, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, सॉरी 321 इसका आंसर आ जाएगा ना, 321 ग्राम्स, ठीक है। अब इसी में अगर मैं मिक्स कर दूँ, ठीक है, इसी में मैं मिक्स क्या करूँ, फाइंड द मास एंड, है ना, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, फाइंड द
एक तो मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। मैं क्या मिक्स कर दूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं मिक्स कर दिया। इसको 3 की जगह मैं 5 मोल्स कर दिया और ZnS की जगह मैं क्या कर दिया, HCl कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो डेटा है ये पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और H का क्या होता है, 1 होता है, और Cl का क्या होता है, 35.5 होता है, ठीक है। तो इसका देखो आप, सबसे पहले आप मास निकालो। मास कैसे निकालेंगे, तो मास निकालते हैं मोल इंटू मोलर मास, निकल जाएगा। मोल कितना है 5, HCl का ऐड करो कितना होगा 36.5, यहाँ से जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या आएगा, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो इतना आपका एवोगाड्रो नंबर इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, देखो कैसे है, एक क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि दिया गया है हाउ मेनी आइटम्स, ठीक है, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ कॉपर, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ कॉपर आर present in, how many atoms are copper are present in 0.5 mole of pure copper metal, pure copper metal, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, how many atoms of copper are present in 0.5 mole of pure copper metal, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाओगे ज़रा देखो। सबसे पहले देखो हाउ मेनी एटम्स निकालना है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा है। प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ प्योर कॉपर मेटल, तो कॉपर मेटल का जो वेट होता है वो कितना होता है ना। तो कॉपर का वेट यहाँ पे शायद दिया है ना। कॉपर का वेट यहाँ पे दिया गया है, नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर दिया भी रहता तो उसको कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो निकालना कि हाउ मेनी एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हम निकालने जाते हैं तो हमारा क्या आता है, मोल इंटू क्या आ जाएगा, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल कितना है 0.5 इंटू 6.022 10⁻23। अगर आप इसको देखोगे तो 3.011 10⁻23 एटम्स आएगा, एटम्स ऑफ कॉपर यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज़ 98 AMU, ठीक है। कैलकुलेट द number of moles of each element in 294 ग्राम of H2SO4, है ना, हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये आपका क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO4 इज़ 98 AMU, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 294 ग्राम ऑफ H2SO4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, एटॉमिसिटी जैसे मैंने अभी बताया कि इसके कितने एटम्स है आप वो देख लो, है ना। कितने एटम है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है वो निकाल लो, है ना। तो यहाँ पर निकाल लो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 98 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो कितना आ रहा है ना, कितना आ रहा है इसका, आप डिवाइड कर लो। 98 को अगर 100 मानो तो ये कितना होगा, अप्रॉक्स 3 क्या आ रहा है ना, अप्रॉक्स कितना आ रहा है 3 मोल्स, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 मोल्स, आ गया 3 मोल्स।
अब इसमें देखो क्या है, H2 है ना। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, 3 मोल्स आ गया। मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि H2SO4 का कितना मोल्स आ गया, 3 मोल आ गया। तो इसमें एटम कितना था, हाइड्रोजन के 2 एटम थे, है ना, और सल्फ़र के आपके पास 1 एटम था, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 एटम था। ठीक है, तो ये जब 2 एटम था और इसका 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने एटम थे, 2। अब ये 3 मोल है तो हाइड्रोजन कितने एटम हो जाएंगे, 2। इस तरह से 3 हो जाएंगे ना, 3 मोल में इस तरह से कितने हो जाएंगे, 3। ये भी क्या हो जाएगा, 3, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से हो जाएंगे। तो टोटल आपको देखो तो यहाँ कितना हो जाएगा, x इंटू 6 s इंटू 3, है ना, सारे क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे, और वो इंटू कितना हो जाएगा, 12, हो ना, ये सारे हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6 मोल, है ना। देखो कंपाउंड में मैं पहले आपको यहाँ पर एक डेटा समझा देना चाहता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ H2SO4, इसका मतलब होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल में हाइड्रोजन का 2 मोल है ना, हाइड्रोजन का क्या है, 2 मोल है। ठीक है, उसी तरह सल्फ़र के क्या हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएगा, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये डिवाइड होता है एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का 6 मोल, सल्फ़र का 3 मोल, ऑक्सीजन का 12 मोल। ठीक है, जब इतने मोल आ गए तो आपको क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ऑफ ईच एलिमेंट इन 294। तो हमने कैलकुलेट कर दिया, है ना, क्या, हाइड्रोजन के 6 मोल, सल्फ़र के 3 मोल, ऑक्सीजन के 12 मोल। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल बोलता तो हम यहाँ पे क्या कर देते, Na कर देते, हर जगह Na से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, है ना। तो इतना हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है। क्लियर, ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स और मास का इंटरचेंजिंग। ठीक है, अब हम एक चीज़ और सीखेंगे, STP और NTP क्या होता है। ठीक है, और वहाँ पे कितना उसका वॉल्यूम होता है और उससे रिलेटिव करना। ठीक है, उससे इंटरचेंज करना कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखो हमने एक टर्म बोला था STP, है ना, और एक टर्म बोला था NTP। ठीक है, STP और NTP आपने 9th में पढ़ा होगा, है ना। 10 में हालांकि ये नहीं देखने को मिलता है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन में आ जाते हैं जो लेवल वाले होते हैं उनमें। STP का मतलब होता है सैचुरेटेड टेम्परेचर प्रेशर, और ये क्या होता है, NTP का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, इनका एक डेटा होता है, डेटा इन द सेंस यहाँ पे क्या होता है, ये एक फिक्स डेटा है कि अगर आपको NTP या STP नहीं लिखा रहा है तो उसके लिए टेम्परेचर आपको कितना देगा, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन देगा। प्रेशर यहाँ पे ऑलवेज 1 atm रहेगा, है ना। ये डेटा अगर आपको दिया है तो इसका मतलब STP या NTP होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू होता है कि अगर हम 1 मोल लिख दिए कि 1 मोल ऑफ गैस, है ना, तो कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर्स। ये फिक्स वैल्यू होता है कि 1 मोल में 22.4 लीटर गैस होता है। ठीक है, तो अगर आपको लिखा जाए यहाँ पे मोल और यहाँ पे अगर लिखा जाए वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, तो इसको मोल से अगर वॉल्यूम ऑफ गैस में जाना है तो आप क्या करोगे, इनटू 22.4 लीटर, और अगर वॉल्यूम से मोल में आना है तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा। अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा कि 3 मोल ऑफ O2 आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें वो पूछेगा कि वॉल्यूम कितना होगा, है ना, वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम आपको निकालना ना, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है तो क्या करोगे, मोल इंटू, है ना, तो मोल इंटू कितना होगा, 22.4 लीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया रहा है आपको, जैसे आपको दिया जाएगा 44.8 लीटर वॉल्यूम दिया गया किसका, ऑफ O3 गैस, मीन्स ओजोन का दिया गया है, तो इसका मोल कितना होगा। ठीक है,
तो कोई भी गैस हो, O2 हो या O3 हो, कोई भी गैस हो, उसका अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम उसका कितना होगा 22.4 लीटर, है ना। तो हम मोल बराबर क्या निकाल सकते हैं, गिवन वॉल्यूम 4.8 लीटर डिवाइडेड बाय फिक्स वॉल्यूम, तो इसका कितना हो जाएगा 2 मोल आ जाएगा, है ना। अब तीनों का इंटरमिक्सिंग हम सीखेंगे, है ना। तीनों का इंटरमिक्सिंग मीन्स आपको मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम तीनों एक साथ अगर दिया जाए इंटरमिक्सिंग करने के लिए तो हम कैसे उसको इंटरमिक्स करेंगे वो सीखते हैं अब हम, ठीक है। तो उसके लिए सबका कंबाइंड किया हुआ एक बिल्कुल ही फिक्स, देखो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मोल ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पर क्या आपका मोल है, ठीक है, बीच में क्या मोल है। यहाँ से मैं ले रहा हूँ क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। नीचे मैं ले रहा हूँ वॉल्यूम एट STP और NTP, ठीक है। और यहाँ मैं ले रहा हूँ मास, ठीक है, यहाँ मैं ले लिया मास, ठीक है। अगर आपको मोल से कहीं भी जाना हो, चाहे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल के पास जाना हो या वॉल्यूम के पास जाना हो या आपको मास के पास जाना हो, ठीक है। अगर आपके पास मोल दिया है तो आप क्या करोगे, अगर मास के पास जाना हो तो इनटू मॉलिक्यूलर या कहो तो मोलर मास, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम mm लिखा करते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर जाना है तो इनटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे आना है तो इनटू 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर ऊपर से नीचे आना, मोल के पास जाना है आपको, है ना, कहाँ जाना है, मोल के पास जाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड विथ 22.4 लीटर, है ना। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड विथ एवोगाड्रो नंबर। तो ये आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कल इन द सेंस अगर आपको इसमें पूछा जाए कि मास दिया हुआ है तो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हो। कैसे, आप मास से पहले मोल में आइए, फिर मोल से आप क्या चले जाओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल के पास चले जाओगे। अगर आपको मास दिया तो मोल अगर आ गए तो मोल से आप या तो नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर वॉल्यूम एट STP NTP सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। या आपको ये वॉल्यूम दिया रहे तो इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आपको मास निकल जाएगा, ठीक है। इस पे रिलेटिव अब 1-2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, इससे रिगार्डिंग, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम and number of particles of 142 gram of chlorine gas at STP, ठीक है। इस तरह से आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको STP गैस लिख दिया है ना। तो ये क्या दिया है, 142 ग्राम दिया है आपको, कितना गिवन मास है ना। तो गिवन मास आपको क्या दे दिया है 142। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मोल। मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, मोलर मास। जब इसको आप कट करोगे तो आपको कितना आएगा, 4 मोल आ गया ना मोल। अब मोल से आपको कहाँ जाना है, वॉल्यूम के पास और नंबर ऑफ पार्टिकल के पास। तो अगर हम वॉल्यूम के पास जाएं तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मोल इंटू 22.4 लीटर, क्योंकि STP लिखा है। तो 4 इंटू 22.4 करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 6 आएगा, 0.8 एंड 9, है ना। और ये कितना हो जाएगा 8, 89.6 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं निकालूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ध्यान देना यहाँ पे Cl2 लिखा है। क्लोरीन गैस का मतलब क्या होता है, Cl2। यहाँ पे क्लोरीन गैस की जगह क्लोरीन एटम लिखता तो हम सिर्फ Cl लेते, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन गैस बोला इसलिए हम क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे,
ठीक है, Cl2 लिख रहे हैं तो Cl2, ठीक है, अगर Cl2 गैस की बात किया तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, 17 लेना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2 लोगे, है ना, और फिर ये आपका कितना आएगा, फिर ये आएगा 44.8 लीटर, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल लिया तो इसको Cl2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ एटम्स की बात करो तो 2 मोल है, तो 2 मोल है इनटू क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर। अगर यही क्लोरीन गैस के जगह क्लोरीन एटम लिखा होता तो फिर क्या हो जाता कि इसका देखो, क्लोरीन गैस क्या होता है, एक्चुअली Cl2 होता है, ये Cl क्या है, सिर्फ क्लोरीन एटम है। तो Cl2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 70, और इसका कितना होता है, 35.5 होता है। तो ये होता है एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस। उसी तरह कभी कभी आपको O3 ले देगा, O2 लिख देगा, O लिख देगा। ये जब लिखेगा तो आपको एटम लिखेगा, ये जब लिखेगा तो आपको ऑक्सीजन गैस लिखेगा, और ये जब लिखेगा तो आपको ओजोन लिख देगा, बिल्कुल क्लियरली आपको लिख देगा। तो जब भी एटम बोलेगा तो आप ऑक्सीजन लोगे, O2 लेगा तो गैस लोगे, ओजोन बोलेगा तो आप O3 लोगे, ठीक है। इस तरह से अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं, ठीक है, और इस तरह से हमारे सवाल मोल कंसेप्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मोल कंसेप्ट में और चीज़ों को ब्रीफली पढ़ेंगे। ये हमारा अभी तक का जो 9th क्लास का हम लोग पढ़ते थे, ये बेसिक का मोल कंसेप्ट का में हम लोग अभी तक बेसिक कर रहे थे, ठीक है। कल से जो क्लास, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से जो क्लासेस चलेंगी, उसमें आपका जो 11th में पढ़ना है वो सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।